प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। समाजशास्त्र बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु तथा विषय सामग्री पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और विषय वस्तु में से किसी प्रकार का कोई अंतर ही नहीं किया है तथा दोनों को एक ही मान लिया, परंतु वास्तव में बच्चों ऐसा नहीं है। इन दोनों में काफ़ी अंतर है। विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से है जहां तक किसी भी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा सकता है। विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित बातों या विषयों से है जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। किसी विषय का क्षेत्र अनुमानित परिधि को और विषय वस्तु अध्ययन के वास्तविक विषय को व्यक्त करता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में यद्यपि विद्वानों में मतभिन्नता है, परंतु अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन को इनके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यहाँ समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समझने की दृष्टि से हम कुछ विद्वानों के विचारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सोरोकिन के विचारों को जानेंगे। सोरोकिन के अनुसार विभिन्न सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों और सहसंबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं आचार संबंधी घटनाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए। सामाजिक और असामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं के बीच पारस्परिक संबंधों तथा सहसंबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में भौगोलिक एवं प्राणीशास्त्रीय दशाओं के सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरा उन्होंने जो विचार व्यक्त किया है वो ये है कि समाज की सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हुए इसकी विषय वस्तु के संबंध में सोरोकिन कहते हैं कि समाजशास्त्र सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं, उनके पारस्परिक संबंधों एवं सहसंबंधों का विज्ञान रहा है और या तो वैसा ही रहेगा या फिर समाजशास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सोरोकिन के बाद अब हम इंकल्स के विचारों को जानेंगे। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के हमें 3 पथ बताए हैं, जो कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक पथ, आनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ। इन तीनों में से प्रत्येक पथ समाजशास्त्र की विषय वस्तु को जानने में कुछ न कुछ योग देता है। इस प्रकार इंकल्स समाजशास्त्र की विषय वस्तु ज्ञात करने के लिए आगमनात्मक पद्धति का सहारा लेते हैं। अब हम यहाँ पर तीनों पथों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक पथ। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र की विषय वस्तु को ज्ञात करने के लिए हम उन समाजशास्त्रियों के लेखों का अध्ययन करेंगे जिन्हें हम समाजशास्त्र के प्रवर्तक मानते हैं। हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इन प्रवर्तकों ने अपनी रचनाओं में किन विषयों को केंद्र बिंदु माना है। सोरोकिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी में लगभग 1000 उन लोगों के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में योग दिया है। हावर्ड बेकर तथा हैरी एल्मर वार्नेस ने अपनी कृति सोशल थॉट्स फ्रॉम लॉ टू साइंस में 2 ग्रंथों में लगभग 1778 पृष्ठों में समाजशास्त्रीय इतिहास का उल्लेख किया है। आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में 4 समाजशास्त्री ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम तथा मैक्स वेबर के नाम उल्लेखनीय हैं। इनका समय 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक का है। समाजशास्त्र का प्रारंभिक विकास फ्रांस, इंग्लैंड एवं जर्मनी में हुआ, जहां इन विद्वानों ने कार्य किया था। इनमें से प्रत्येक विद्वान का समाजशास्त्र पर व्यक्तिगत बौद्धिक प्रभाव है। समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु के निर्धारण में इन विद्वानों के विचारों को से हमें अवगत होना आवश्यक है। सबसे पहले हम ऑगस्ट काम्टे के समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में विचार जानेंगे। समाजशास्त्र के पिता ऑगस्ट काम्टे थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में लगाया, न कि उसकी विषय वस्तु को परिभाषित करने में। उनका विश्वास था कि वर्तमान में समाजशास्त्र का उपविभाजन संभव नहीं है, दूर भविष्य में चाहे यह वांछित एवं संभव हो। अतः ऑगस्ट काम्टे में से हमें समाजशास्त्र से संबंधित विषय की कोई सूची या उपक्षेत्र तो प्राप्त नहीं होते। यद्यपि ऑगस्ट काम्टे का उपक्षेत्र निर्धारण करने के प्रति उदासीन थे, फिर भी उन्होंने समाजशास्त्र को प्रमुखतः 2 भागों में बांटा, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। अब हम सामाजिक स्थितिकी के बारे में जान लेते हैं।
सामाजिक स्थितिकी के अंतर्गत काम्ट समाज की संस्थाओं जैसे आर्थिक संस्था, परिवार एवं राज्य आदि के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। इस दृष्टि से समाजशास्त्र में विभिन्न संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। स्वयं काम्ट लिखते हैं कि समाजशास्त्र में स्थितिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। आपका मत है कि समाज के अंगों को पृथक से नहीं समझा जा सकता क्योंकि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, उन्हें एक दूसरे के संबंध में ही देखा जाना चाहिए। इस सिद्धांत को वे सार्वभौमिक सामाजिक अंतर संबंध का सिद्धांत कहते हैं और यह उनकी पद्धति का एक प्रमुख विचार है। अब हम सामाजिक गतिकी पर चर्चा करते हैं। यदि स्थितिकी में समाज के विभिन्न अंगों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो गतिकी में समाज को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता है और यह ज्ञात किया जाता है कि समय के साथ उसका विकास एवं परिवर्तन कैसे हुआ है। काम्ट का विश्वास था कि उसने यह समस्या हल कर दी है। उनका मत था कि समाज का विकास कुछ निश्चित स्तरों में होता है। विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए समाज पूर्णता एवं प्रगति की ओर अग्रसर होता है। अब हम हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों पर चर्चा करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में, जो कि 3 जिल्दों में 1877 में प्रकाशित हुई थी, समाजशास्त्र को व्यवस्थित ढंग से विश्लेषित किया है। आपने समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र का निर्धारण काम्ट की अपेक्षा व्यवस्थित ढंग से किया है। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण तथा उद्योग या कार्य आदि विषय आते हैं। इनके अतिरिक्त स्पेंसर ने समितियों, समुदायों, श्रम विभाजन, सामाजिक विभेदीकरण, स्थिरीकरण, ज्ञान का समाजशास्त्र तथा कला और सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन को भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित किया है। वे समाज के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन पर जोर देते हैं, जिससे यह ज्ञात हो सके कि इकाइयां किस प्रकार से संपूर्ण को प्रभावित एवं परिवर्तित करती हैं और संपूर्ण की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। इनके पारस्परिक प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए स्पेंसर ने यौन संबंधी मापदंडों एवं परिवार और राजनीतिक संस्थाओं एवं धर्म के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख किया है। उसने पुरोहित व्यवस्था और अन्य समस्तन व्यवस्थाओं के अध्ययन का भी सुझाव दिया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि इनकी संरचना में होने वाला परिवर्तन अन्य संरचनाओं में परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है। स्पेंसर ने संपूर्ण समाज को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की एक इकाई मानने का सुझाव दिया। उसने विभिन्न प्रकार एवं स्तर के समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करने का भी सुझाव दिया है। उनका मत है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न समाजों की संरचना एवं प्रकारों के तथ्यों का अध्ययन करना हमें आवश्यक है। इस प्रकार काम्ट ने समाजशास्त्र का जिस प्रकार से विभाजन किया उसकी झलक हम स्पेंसर के विचारों में भी देख सकते हैं। अब हम दुर्खिम के विचारों की चर्चा करते हैं। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसकी पुस्तक रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड तथा अन्य रचनाओं के आधार पर हम इस संदर्भ में उसके विचारों को जान सकते हैं। दुर्खिम ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है। दुर्खिम ने एनी सोशियोलॉजी नामक प्रथम समाजशास्त्रीय पत्रिका को 7 खंडों एवं कई उपखंडों में विभाजित किया, जो कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में उसके विचारों को व्यक्त करते हैं। उनके प्रमुख खंड इस प्रकार से हैं: सामान्य समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, कानून एवं नैतिकता का समाजशास्त्र, जिसके अंतर्गत राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन तथा परिवार और विवाह आदि उपखंड आते हैं। अपराध का समाजशास्त्र, आर्थिक समाजशास्त्र, जिसमें मूल्यों का माप, व्यवहारिक समूह आदि उपखंड आते हैं। जनांकिकी, इसके उपखंड में नगरीय एवं ग्रामीण समुदाय आते हैं। सौंदर्य का समाजशास्त्र। दुर्खिम ने 1896 में समाजशास्त्र की विषय वस्तु की यह रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका उपयोग समकालीन समाजशास्त्र के पुनरावलोकन के लिए किया जा सकता है। दुर्खिम ने भी काम्ट और स्पेंसर की भांति संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों एवं उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन पर चर्चा की है। उसने कहा है कि समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए तथा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानून एवं नैतिकता आदि के सामाजिक तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अभाव में उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता। दुर्खिम ने भी स्पेंसर की तरह समाजों को सामाजिक विश्लेषण की इकाई मानने की बात कही और विभिन्न समाजों में तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। अब हम आनुभविक पद पर चर्चा करते हैं।
इसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि आजकल के समाजशास्त्री किस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी अध्ययन पद्धति क्या है और वे किन विषयों से संबंधित हैं। यह जानने के 3 स्रोत हैं। समाजशास्त्र की विभिन्न पुस्तकों में दी गई विषय सूची को ज्ञात करें, समाजशास्त्री समाजशास्त्र की किस उपशाखा से अपना संबंध जोड़ते हैं, और तीसरा उनके द्वारा किस किया गया शोध कार्य तथा समाजशास्त्रीय बैठकें, पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लेख एवं प्रतिवेदन किस विषय पर है। इन तीनों स्रोतों के अध्ययन से जो विषय उभर कर आए हैं उनमें प्रमुख है वैज्ञानिक विधि, व्यक्तित्व और समाज, सांस्कृतिक मानव समूह, जनसंख्या, जाति एवं वर्ग, प्रजाति, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा एवं धर्म, सामुदायिक जीवन जिसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों जीवन शामिल हैं, सामाजिक समस्याएं, सरकार एवं राजनीति आदि। अब हम करेंगे विश्लेषणात्मक पद की चर्चा। हम यह तर्क दे सकते हैं कि न तो समाजशास्त्र की नींव डालने वालों ने और न ही वर्तमान में समाजशास्त्री जो कर रहे हैं वह समाजशास्त्र की वस्तु निर्धारण का उचित तरीका है। इसका निर्धारण तो तार्किक विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक मानवीय विज्ञान की शाखा की अपनी विषय वस्तु है। उदाहरणार्थ राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सत्ता, शक्ति, अधिकार, सरकार आदि का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की भी कुछ मूर्त एवं विशिष्ट विषय वस्तु होनी चाहिए जिसका अध्ययन अन्य विज्ञानों में नहीं किया जाता हो। प्रमुख संस्थाएं, सामाजिक उत्पादन तथा सामाजिक क्रियाएं वे क्षेत्र हैं जिन पर कोई अन्य विज्ञान दावा नहीं कर सकता। इनमें से प्रत्येक विषय पर समाजशास्त्र में शोध कार्य एवं सिद्धांत निर्माण का कार्य हुआ है। इस प्रकार से समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों से बचे हुए विषयों का अध्ययन करना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि तब तो समाजशास्त्र कोई विशिष्ट विषय नहीं होगा और यह कई विषयों का एक झमेला हो जाएगा जिसमें वे सभी विषय आ जाएंगे जो पृथक विज्ञान की शाखा बनने में समर्थ नहीं रहते हैं। यह बात सही भी है कि किसी भी विश्वविद्यालय में इनकी पृथक शाखा की स्थापना हो सकती है, जैसे जनसंख्या एवं जनांकिकी, अपराध एवं दंडशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र एवं पारिवारिक समाजशास्त्र की हुई है। प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र की इसी प्रकार से उपशाखाओं की स्थापना होती रही तो क्या समाजशास्त्र का एक पृथक विज्ञान के रूप में अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है? इसका उत्तर इंकल्स नहीं में देते हैं, क्योंकि फिर भी कई ऐसे विषय बचे रहेंगे जिस पर समाजशास्त्र का ही दावा बना रहेगा। वे हैं समाज, संस्था एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन। इस प्रकार इंकल्स समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समाज, संस्था एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में देखते हैं। अब हम इंकल्स के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। इंकल्स समाजशास्त्र की विषय वस्तु में समाज, संस्था एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन को शामिल करते हैं। सबसे पहले हम उनके समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में विचार को जानेंगे। इंकल्स का मत है कि समाजशास्त्र को समाज के किसी एक अंग का अध्ययन न करके संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात इसके विश्लेषण की इकाई संपूर्ण समाज होना चाहिए। इस अर्थ में समाजशास्त्र को समाज का निर्माण करने वाली विभिन्न संस्थाओं एवं विभिन्न समाज व्यवस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। समाज का यह अध्ययन 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक विशिष्ट समाज के आंतरिक विभेदीकरण के अध्ययन के रूप में और दूसरा सभी समाजों को एक जनसंख्या मानकर उनकी पहचान योग्य विशिष्ट विशेषताओं के अध्ययन के रूप में। इसमें यह भी ज्ञात करें कि क्या समाज का विकास कुछ निश्चित स्तरों से हुआ है, समाज की आंतरिक समस्याएं, समाज के नियामक तत्व एवं समाज में कार्यों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है आदि का अध्ययन भी इसमें किया जाना चाहिए। यदि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को संयुक्त कर दिया जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे। उदाहरण के लिए औद्योगिक संस्थाएं संयुक्त परिवार को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। यह सभी समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु होना चाहिए। ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक समाजशास्त्र इसी प्रकार का अध्ययन करता है। मैक्स वेबर ने भी इसी प्रकार का अध्ययन किया। उन्होंने ऐसे प्रश्न किए जैसे धार्मिक मूल्यों का मानव की आर्थिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसने यह भी बताया कि कुछ धार्मिक मूल्य दूसरों की तुलना में समाज में अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी होते हैं। वेबर ने धर्म के आर्थिक जीवनों पर प्रभाव ज्ञात करने के लिए चीन, भारत और प्रोटेस्टेंट यूरोप का अध्ययन किया। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक की रचना की जो बहुत ही विवादास्पद है। वेबर की धर्म के अध्ययन में रुचि नहीं थी, वरन वह तो धार्मिक संगठनों का सामाजिक जीवन के अन्य पक्ष, विशेष रूप से आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना चाहते थे। समाजशास्त्र संस्थाओं के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक संबंध ही हैं। यह बात प्राचीन समय से एवं सर्वमान्य रूप से स्वीकार की जाती है, क्योंकि
सामाजिक संबंध ही समाज की नियामक इकाई हैं। यह तर्क भी दिया जा सकता है कि परिवार, चर्च, स्कूल एवं राजनीतिक दल जैसी संस्थाएं समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय वस्तु हैं, क्योंकि इतिहास एवं मानवशास्त्र में संपूर्ण समाज को ही अध्ययन की इकाई माना जाता है। सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ में समाजशास्त्र सभी संस्थाओं की विशेषताओं को ज्ञात करेगा, उनके विभिन्न पक्षों में क्या भेद है को ज्ञात करेगा, संस्थाओं के आकार, विशेषीकरण की मात्रा एवं स्वायत्तता में क्या समानता है आदि का भी अध्ययन समाजशास्त्र करता है। 1901 में दुर्किम ने समाजशास्त्र को संस्थाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में माना था। वर्तमान समय में बड़े संगठनों के महत्व में वृद्धि होने से संस्थाओं की सामान्य विशेषताओं के अध्ययन में भी रुचि बढ़ी है। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में। जिस प्रकार समाज संस्थाओं की जटिल व्यवस्था माना जाता है, उसी प्रकार संस्थाएं सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए परिवार रूपी संस्था का निर्माण अनेक प्रकार के संबंधों जैसे कि स्त्री पुरुष, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, बहन बहन आदि के संबंधों से मिलकर होता है। इन संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। विश्लेषण आधार पर हम कह सकते हैं कि संबंध एक विशिष्ट प्रकार की विषय वस्तु है। सामाजिक संस्थाओं की तरह ही समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों की समानता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाना चाहिए। सामाजिक संबंध सामाजिक जीवन के अणु हैं तथा सामाजिक क्रिया सामाजिक जीवन का परमाणु, जो कि समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय वस्तु हो सकती है। मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। अन्य जर्मन समाजशास्त्रियों ने भी वेबर का अनुगमन किया है। वान वीज, जॉर्ज सिमेल जैसे जर्मन समाजशास्त्री एवं पार्सन्स जैसे अमेरिकन समाजशास्त्री ने सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। लघु समुदाय एवं औद्योगिक अनुसंधानों ने भी तो इनका अध्ययन और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। इस प्रकार इंकल समाजशास्त्र की विषय वस्तु में उन संस्थाओं एवं सामाजिक क्रियाओं को के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं जिनके अध्ययन का अन्य विज्ञान दावा नहीं करते। वे इसे पुनः परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्थाओं एवं उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है। अब हम दुर्किम के विचार भी जान लेते हैं। दुर्किम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक तथ्य के अध्ययन पर विशेष जोर दिया है। आपने इस दृष्टि से समाजशास्त्र की विषय वस्तु में जो विषय सम्मिलित किए हैं उनकी पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र। इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक कारकों के प्रभावों तथा सामाजिक संगठन के साथ उनके संबंधों का अध्ययन आता है। यहाँ जनसंख्या संबंधी समस्या जैसे जनसंख्या का आकार, घनत्व एवं स्थानीय वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। जो दूसरा आपने बताया वो है सामाजिक शरीर शास्त्र। इसमें समाज रूपी शरीर का निर्माण करने वाले विभिन्न अंग जैसे कि धर्म, नीति, भाषा, कानून, परिवार आदि का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। ये सभी विषय समाजशास्त्र की विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित हो चुके हैं। उदाहरण के रूप में धर्म का समाजशास्त्र, भाषा का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र आदि। सामान्य समाजशास्त्र, इसमें सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूप का पता लगाने एवं उन सामान्य सामाजिक नियमों को ज्ञात करने पर जोर दिया जाता है जो सामाजिक जीवन की स्थिरता एवं निरंतरता की दृष्टि से आवश्यक हैं तथा जिनका अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ भी विशेष महत्व है। दुर्किम ने इस शाखा को समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग कहा है। तो आज हमने समाजशास्त्र की विषय वस्तु जानने का प्रयास किया। आप अभ्यास प्रश्न के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना करेंगे। धन्यवाद।